आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। विषय का नाम है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, और इसमें जो है व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र में करवाऊँगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल अपभ्रंश अवहट्ट की संध्या। ठीक है, तो इसमें जो कहा जाता है वो क्या है? संध्या है। ठीक है, तो इसका जो है मैं पूरा बता रही हूँ आपको उत्तर। सिद्धों की भाषा का स्वरूप साहित्यिक अपभ्रंश से भिन्न रूप लिए हुए है। इसमें तत्समता की प्रवृत्ति स्पष्टता देखने को मिलती है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश से इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिद्धों की भाषा है उसको हम संध्या भाषा भी कहते हैं। सिद्धों ने प्रमुखतः दोहा कोश तथा चर्यापद जैसे काव्य रूपों का भी प्रयोग किया है, जो कि कड़वक शैली में मिलते हैं। किस शैली में मिलते हैं? कड़वक शैली में मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? आशीर्वाद। ठीक है, ये इसलिए नहीं शुद्ध है क्योंकि सापे रा लगा हुआ है, इसमें बा भी है और सापे रा है। इसमें ये सब सही है तो बा हो गया है, जो कि वाह होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बता देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आशीर्वाद है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको पहले, जबकि अन्य शेष तीनों शब्दों में व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। कैसी अशुद्धियाँ? व्यंजन संबंधी। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग का कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी भी हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त भी हैं और रामनरेश त्रिपाठी भी हैं। कौन नहीं है इसमें? सोहनलाल द्विवेदी जी नहीं है। तो सोहनलाल द्विवेदी युग के कवि न होकर राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी नवयुग की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी जी बड़े भावुक और राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं। इनके कृतियों में प्रमुख है भैरवी, युगारंभ, पूजा गीत, वासव दत्ता, कुड़ाल, विस्पान, सेवाग्राम, प्रभाती, वासंती, युगधार, चित्रा आदि। ठीक है, अब जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ये प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकी है। जैनेन्द्र की अन्य औपन्यासिक कृतियों में परख 1929 में लिखी गई, सुनीता 1935 में लिखी गई, कल्याणी 1939 में लिखी गई, सुखदा 1953 में लिखी गई, विवर्त 1953 में लिखा गया, व्यतीत 1953 में, जयवर्धन 1956 में शामिल है। ठीक है, ये सुनीता भी 1935 में, कल्याणी 1939 में है, फिर सुखदा 1953 में, विवर्त 1953 में, व्यतीत भी 1953 में है। ठीक है, तो ये जो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, उनके बारे में मैंने बता दिया आप सभी को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? कौन अध्यापक थे? तो ये अध्यापक थे सदल मिश्र जी। ठीक है, और कोई नहीं थे। तो सदल मिश्र जी किस सन में थे? सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिल क्राइस्ट को नियुक्त किया गया है। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की। 2 लोगों की नियुक्ति की है। लल्लूलाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र से नासकेतोपाख्यान की रचना की है।
जबकि सदा सुखलाल की सुख सागर, इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रज्ञा हितैषी नामक पत्र निकाला। किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने। तथा रघुवंश मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हिंदी में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यासकार के पात्र हैं। ठीक है। अगला है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के गोदान नामक उपन्यास के पात्र हैं। गोदान के अन्य प्रमुख पात्र हैं होरी, भोला, गोबर, राय साहब, पन्ना तथा प्रोफेसर मेहता, संपादक ओमकार नाथ, मुन्नी, सिलिया, नोहरी, दुलारी, मालती, गोविंदी आदि के चरित्र यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत हैं तथा ये अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि भी हैं। गोदान में मुंशी प्रेमचंद्र के यथार्थ के चित्रण द्वारा समाज में निहित कुत्सित वृत्तियों का उन्मूलन चाहा है। ठीक है। स्रोत है गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक। अगला है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत पढ़ा लिखा था? निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत पढ़ा लिखा था? ठीक है। तो इसमें पढ़ा लिखा कौन से संत थे ये बताना है पहले आपको। सुंदर दास जी पढ़े लिखे थे। ठीक है। ये सुंदर दास जी पढ़े लिखे थे, ये सब नहीं थे। सुंदर दास छोटी आयु में ही संत दादू के शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन किया। इन्हें फारसी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान था। इनके द्वारा विरचित छोटे बड़े 42 ग्रंथों की चर्चा की जाती है। इनका प्रकाशन सुंदर ग्रंथावली नाम से हो चुका है। इनकी रचनाओं में सुंदर विलास विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। इन्होंने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया। दादू दयाल का रचनाओं का संकलन हरडेवाणी नाम से किया गया। रैदास की रचनाओं का संकलन रविदास की बानी नाम से किया तथा कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया गया, जिनके 3 भाग हैं, साखी, शबद तथा रमैनी। ठीक है। क्या है? साखी, शबद तथा रमैनी। ठीक है। अगला है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं। अब कौन से रचनाकार हैं ये बताना है। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास जी। क्योंकि मैं समय नहीं ज़्यादा लेना चाहती इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दे रही हूँ। हाँ, नाभादास के बारे में बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया, वरन अद्यावधि उपलब्ध में भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया। उनके भक्तमाल का रचनाकाल 1596 ईस्वी स्थिर किया जाता है। 1596 ईस्वी स्थिर किया जाता। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास ने अष्टयाम नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। ठीक है ना? हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो निबंध संग्रह का नाम है इनके शिव शंभु के चिट्ठी। ठीक है। ये सब नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों में व्यंग्यपूर्ण शैली का निखरा रूप मिलता है। इनका निबंध संग्रह शिव शंभु का चिट्ठा अत्यधिक लोकप्रिय है। इनके विचार भावना के पीछे सजग राष्ट्रीय व्यक्तित्व काम करता है। भाषा चलती सजीव तथा विनोदपूर्ण है। इनके निबंधों में भावात्मक तथा कथात्मकता का आधिक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? खंड नाम है। ठीक है। तो पद्मावत जायसी की रचना है। निसंदेह पद्मावत हिंदी का महाकाव्य है।
इसकी कथा का पूर्वार्ध लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक। इसका नायक राजकुल से संबंधित है। पद्मावत की पूरी कथा 52 सर्गों जिन्हें खंड कहा गया है, 52 सर्गों को जिन्हें खंड कहा गया है, ठीक है, और ये खंड में विभक्त हैं। जायसी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कान्हावत। ये सब पद्मावत जायसी की रचना है, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अगला है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? किस साहित्यकार का जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो चारुचंद्र लेख के नहीं है, ठीक है। ये कानन कुसुम के हैं, रोशामनी के भी हैं, तितली के भी हैं। तो अब इनके बारे में बताती हूँ। मैंने निम्नलिखित कृतियों में चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, बल्कि यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कानन कुसुम, ध्रुवशामनी, तितली ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में हुई है, ठीक है, और पुनर्नवा 1973 में तथा अनाम दास का पोथा 1976 आदि है। कानन कुसुम, ध्रुवशामनी और तितली के अलावा जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, अस्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त आदि। ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं? कृष्ण गीतावली काव्य के नामक काव्य के कृति के रचनाकार कौन हैं? तो तुलसीदास जी हैं, ठीक है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं रामलला नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस इत्यादि है इनकी, ठीक है। अगला है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो इनमें से जो गलत विशेषता है, जैसे भाषा परिवर्तनशील होती है, ये सही है, ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तो भाषा प्रश्न क्या है? नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता उसे चुनिए। तो जो एक गलत विशेषता यही है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, हाँ। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, हाँ, ठीक है। इसका गलत जो है वो है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। अगला है, जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है। जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा का अस्थाई भाव है विभत्स रस, ठीक है, ये रौद्र वीर रस नहीं है। जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभावादि भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है तब वह विभत्स रस कहा जाता है। उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तब वही वीर रस कहलाता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है तथा अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य होता है, ठीक है। अब अगला है, टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी, ठीक है, ये सब नहीं थे। देवनागरी लिपि के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने सब सुझावों का आकलन और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है, ठीक है। अगला है, औहट्ट भाषा से तात्पर्य है।
औहट्य भाषा से क्या तात्पर्य है? औहट्य भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश। ठीक है। भाषा परिवर्तनशील है। अपभ्रंश भाग के परिवर्ती रूप को विद्वानों ने औहट्य कहा है। हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में शिष्ट परिनिष्ठित अपभ्रंश से भिन्न ग्राम्य अपभ्रंश की स्थिति स्वीकार की है। ग्राम्य अपभ्रंश शिष्ट अपभ्रंश की अपेक्षा जनभाषा के अधिक निकट है। जनभाषा के अधिक निकट है। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है। ये सब नहीं है। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेशी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ठहरते हैं। तासी ठहरते हैं। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवित्रियों का परिचय दिया है। ठीक है। अगला है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। कहाँ थी प्रकाशन भूमि? कलकत्ता में थी। ठीक है। उदंत मार्तंड कहाँ से हुआ था प्रकाशन? कलकत्ता से। पत्र पत्रिकाओं का संबंध सीधे जन जागरण से है। जन जागरण को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। उन दिनों जन जागरण का केंद्र कलकत्ता नगर था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वहीं से हुआ। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। यह साप्ताहिक पत्र था। यह कौन सा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में निकलता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। उनका क्या नाम है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ठीक है। सितारे हिंद हैं, ये सब नहीं हैं। ठीक। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से राजा लक्ष्मण सिंह एवं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद विख्यात दो रचनाकार हैं। हिंदी उर्दू संघर्ष में दोनों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह हिंदी के पक्षपाती एवं संरक्षक बनकर सामने आए। राजा शिव प्रसाद की अपनी लिखी हुई रचनाएं हैं। आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, भूगोल, हस्तमलक, इतिहास, तिमिर, नाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्म का सार, सिख का उदय और योग, वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार आदि। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला और कालिदास के रघुवंश मेघदूत और तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद भी किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। तो अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी इस रचना का कथा सूत्र छांदोग्य और वृद्धरण्यक उपनिषदों में विद्यमान है। वृद्धरण्यक उपनिषदों में विद्यमान है। इसमें लेखक ने समाज में भोग व योग के संतुलन पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा आदि है। ठीक है। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया था। संपादन भार ग्रहण किया था। किस सत्र में ग्रहण किया था? 1903 ईस्वी में ग्रहण किया गया था। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और सन 1920 तक उसका संपादन करते रहे। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक एवं सफल संपादक थे। इनके द्वारा अनुदित तथा मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या 80 के लगभग है। इनकी मौलिक काव्य रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन तथा कान्य कुब्ज और अबला विलाप आदि है। अनुदित काव्य कृतियों में गंगा लहरी, ऋतु तरंगड़ी और कुमार संभव सार आदि को विशेष महत्व प्राप्त है। ठीक है। इनको जो है गंगा लहरी, ऋतु तरंगड़ी और कुमार संभव सार आदि को विशेष महत्व प्राप्त है, प्रमुख हैं। ठीक है। अगला है,
नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। कौन है? शिव प्रसाद सिंह है, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। अलग अलग वैतरणी एवं गली आगे मुड़ती है नामक कृतियाँ भी शिव प्रसाद सिंह की है। अलग अलग वैतरणी एवं गली आगे मुड़ती हैं, ये भी कृतियाँ शिव प्रसाद सिंह जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है। प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते रहे हैं। मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते रहे और साहित्यिक हलकों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी, पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ और भस्मांकुर तथा उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ वरुण के बेटे, दुखमोचक, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया और जमन्या का बाबा प्रमुख है। क्या है? जमन्या का बाबा प्रमुख है। अगला है, सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार का नाम है अरुण कमल। ठीक है। अरुण कमल नाम है। अगला है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। राहुल सांकृत्यायन आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा 5 खंडों में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनमें पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1946 तथा 1947 में प्रकाशित हुई थी तथा शेष 3 खंडों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में हुआ। इन विभिन्न खंडों में राहुल के जीवन के 63 वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त हुआ है। मुहावरेदार भाषा में लिखी गई इस कृति में उनकी मायावरी, जो कि ये मायावरी नहीं है, यायावरी, विद्यावेशनी एवं विद्रोही वृत्ति साकार हो उठी है। क्या भूलूं क्या याद करूं लोकप्रिय एवं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा के अन्य भाग नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तथा शीर्षक में है। ठीक है। 10 द्वार से सोपान तथा शीर्षक में इनका है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी किस सत्र में हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही में सन 1880 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। इनके बचपन का नाम था धनपत राय। प्रेमचंद्र जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों में प्रमुख है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मलावर दान और कायाकल्प। इनके कहानी संग्रह सप्त सुमन, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम सदन, मानसरोवर 8 भाग प्रमुख हैं। नाटकों में संग्राम प्रेम की वेदी, करबला आदि निबंधों में कुछ विचार साहित्य का उद्देश्य प्रमुख है। उन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि पत्रों का संपादन भी किया है। ठीक है। अगला है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? रचनाकार का नाम है क्या है ये बताना है। तो उन रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है। हिंदी कहानी साहित्य का माइल स्टोन उसने कहा था। 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी साहित्य की माइल स्टोन और जो इनकी रचना है, कहानी है, उसने कहा था। 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसके लोक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे।
प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लिखी गई यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से अपने से बहुत आगे की रचना है। गुलेरी जी की अन्य 2 कहानियां हैं बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन। 1911 केवल 3 कहानियों के माध्यम से ही गुलेरी जी हिंदी कहानी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। केवल 3 कहानियों के माध्यम से गुलेरी जी हिंदी कहानी साहित्य में बहुत ख्याति मिली इनको और बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद काव्य धारा कहा जाता है। ठीक है, जो विचारधारा राजनीति क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद है। दूसरे शब्दों में मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्य धारा प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद शब्द मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से सर्वथा संबद्ध है। प्रगतिवादी साहित्य की मूल धारा कार्ल मार्क्स 1883 ईस्वी की विचारधारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? कौन सी काव्य कृति है? तो एक कृति का नाम है कुरुक्षेत्र। ठीक है, दिनकर की कुरुक्षेत्र नामक काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कुरुक्षेत्र के धर्मराज एक संवेदनशील योद्धा के मूर्त रूप हैं जो आत्मग्लानि के अतिरेक में अपने को ही युद्ध का उत्तरदायी मानकर भीष्म के सामने विलाप करते हैं। भीष्म सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं, इसलिए वे युद्ध की नियति के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति के संदर्भ में जो मूल्य हैं वे ही समाज के संदर्भ में दोष बन जाते हैं। रश्मरथी में केवल कर्ण के चरित्र का वर्णन है तथा उर्वशी में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार है? कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार है? ठीक है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। अब इनके बारे में बताते हैं। कुबेरनाथ राय विद्यानिवास मिश्र एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, जबकि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं और उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना से प्रभावित प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य आदि निबंध संग्रह की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि। विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेरनाथ राय भी हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्थान के ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी है, रस आखेटक है, गंधमादन है, विषाद योग आदि है। ठीक है, विषाद योग है। अगला है हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो इनके बारे में सुनिए। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 ईस्वी में भी तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्च कोट की कविताएं हैं, एकांकी, निबंध और आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, राजेंद्र यादव आदि ने समय समय पर हंस का संपादन भी किया है। यह इस युग का एक जागरूक मासिक पत्रिका था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो साये में धूप, इसके जो है दुष्यंत कुमार हैं। निम्नलिखित में से साये में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार के अन्य काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, जलते हुए बन का बसंत आदि। ऐसे हैं इनकी
हिंदी कविता में गीत और गज़ल लिखने में दुष्यंत कुमार का कोई सानी नहीं है, इनके जोड़ का कोई है नहीं। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन हैं। खूंटियों पर टंगे लोक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो ये उन्नायक जो कवि हैं उनका नाम है वीरेंद्र मिश्र जी। ठीक है। तो नई कविता, नई कहानी और नई आलोचना के समान ही 1948 से लेकर 1950 के मध्य नवगीत लेखन के परंपरा में प्रकाश में आई। आधुनिकता और वैज्ञानिक युगबोध सौंदर्य के दावेदार तथा कथित नवगीतकारों ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, अगीत, प्रगीत, लोकगीत, कबीर गीत आदि नामों से अभिहित किया गया है। 1959 में तीसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही नवगीत विधा की पूर्ण स्थापना हुई है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं वीरेंद्र मिश्र जी। ठीक है, वीरेंद्र मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा जी हैं। ठीक है। तो डॉक्टर राही मासूम रजा के लेखन में पर्याप्त सादगी और सहजता देखने को मिलती है। इनका औपन्यासिक सृजन बहुत अधिक नहीं है। डॉक्टर इनके द्वारा लिखित और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गांव है। इनके सर्वाधिक चर्चित उपन्यास का नाम है आधा गांव। इसे आंचलिक उपन्यास की अभिधा प्राप्त है। इस उपन्यास में हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी भी है, प्रतीकात्मक स्तर पर प्रस्तुत की गई है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है जैसे टोपी शुक्ला, ओश की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़ आदि। जैनेंद्र एवं अज्ञेय मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार है, जबकि यशपाल मार्क्स से प्रभावित उपन्यासकार हैं। जबकि यशपाल जी मार्क्स से प्रभावित उपन्यासकार हैं इनका। ठीक है। अगला है, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? अंग्रेजों द्वारा जो जब्त की गई थी उनकी कृति का नाम है सोजे वतन। ठीक है, उनकी कृति का क्या नाम है? सोजे वतन। तो इसके बारे में जान लीजिए। प्रेमचंद्र उपन्यास क्षेत्र में जितने महान हैं, कहानी क्षेत्र में उससे भी कहीं अधिक महान है। प्रेमचंद्र कहानी क्षेत्र में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक हैं। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त करके जलवा दिया था। उनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, आत्मा राम, बड़े घर की बेटी, वज्रपात, रानी सारंदा, अलग्योझा, ईदगाह, अग्नि समाधि, पूष की रात, सुजान भगत, कफन आदि है। जबकि कायाकल्प और निर्मला प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। जबकि कायाकल्प और निर्मला ये प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो ये वीसल देव रासो आंसर है। ये कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो नहीं है। नरपत नाथ द्वारा रचित वीसल देव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। वीसल देव रासो वस्तुतः प्रेमाख्यान परंपरा की कोटि में आता है। इसमें विवाहांतर पति पत्नी के संपर्क से प्रेम के विकास का प्रत्यक्षीकरण दिखाया गया है। इस ग्रंथ में वीर रस का परिपाक तनिक भी नहीं हुआ है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस का प्राधान्य है, जबकि खुमार रासो, दलपत विजय, परमाल रासो या आलाखंड, जगनीक तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी वीर रस प्रधान काव्य है। चंद्रवरदायी वीर रस प्रधान काव्य है, मुख्य काव्य है। ठीक है। अगला है, भूषण रीत काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? भूषण रीत काल के किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? ठीक है। तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रीतबद्ध काव्य धारा। अब इनके बारे में जान लीजिए। भूषण रीत काल की रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतबद्ध काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतिराम देव,
जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल आदि। रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी जी। ठीक है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, तो नाटक का क्या नाम है? लहरों के राजहंस। ठीक है, ये सब नहीं। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 के लगभग हुआ था। यह कृति अश्वघोष के सौंदरनंद चरित पर आधारित है। इसमें नंद के माध्यम से वर्तमान युगीन मानव की अनिश्चयात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। राकेश मोहन ने नाट्य जगत में 3 नाटकों की रचना की, मगर इन कृतियों से ही उनका स्थान अन्यतम है। इनके द्वारा लिखित 2 अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था, यह महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया तथा प्रेरणा स्रोत से संबद्ध है। यह रोमानी भावुकता से युक्त नाटक है। इनका तीसरा नाटक आधे अधूरे हैं, जो 1969 में रचा गया। जन्मेजय का नाग यज्ञ प्रसाद की नाट्य कृति है, जबकि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की तथा मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है। किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति मानी जाती है। ठीक है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? सबसे कम महत्व जो प्रदान किया गया था वो कबीर दास जी को किया गया था। ठीक है। आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, ग्रंथावली की भूमिका, चिंतामणि 2 भाग, रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, शूरदास आदि उल्लेखनीय है। उन्होंने तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध करने के लिए उनके समक्ष हिंदी के किसी कवि को महत्व नहीं दिया है। शुक्ल अपने नीतिवादी दृष्टिकोण के कारण सूर्य के प्रति और अपनी वर्ण व्यवस्था तथा अवतारवाद में आस्था के कारण कबीर आदि निर्गुण कवियों के प्रति न्याय नहीं कर सके हैं। तुलसी के प्रति उनका मोह कबीर के प्रति अन्याय कर गया है। तुलसी के प्रति उनका मोह कबीर के प्रति अन्याय कर गया था। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो एक निबंधकार के रूप में है। ठीक है। इनके बारे में जान लीजिए। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। सरदार पूर्ण सिंह जीवन और व्यवसाय की दृष्टि से वैज्ञानिक थे, किंतु उनके निबंधों में लबालब भावात्मकता के साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। स्वाधीन चिंतन और प्रगतिशीलता इनके निबंधों के नैसर्गिक गुण हैं। इनके निबंध आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता तथा अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन पर्याप्त लोकप्रिय है। ये सब पर्याप्त लोकप्रिय है। ठीक है। अगला है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं थे? निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं थे? छोटा जादूगर नहीं थे और सबके हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके जो है रामविलास शर्मा जी हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज आदि। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं तथा राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है। अगला है, अनंत शब्द की सही संधि होगी।
अनंत शब्द की सही संधि क्या है? अन धन अंत। ठीक है, अन धन अंत। अनंत शब्द की सही संधि अन धन अंत होगी। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ मिलान करना है, तो मिलान में क्या करना है? यहाँ दिया गया है ना, मंगलसूत्र नामक उपन्यास प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र नामक उपन्यास प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा है। क्या है? आवारा मसीहा है। तथा तमस भीषम सानी का बहुचर्चित उपन्यास है। यह वह उपन्यास है जिसमें विभाजन के समय के सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा, 2। ठीक है, 2 सही होगा और ये सब गलत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध शब्दों का चयन करना है, तो अशुद्ध शब्द है समश्रु। समश्रु अशुद्ध शब्द है। ठीक है, और सब शुद्ध है। अगला प्रश्न है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है तो क्या है? सोरठा है। छंद का नाम सोरठा है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम सोरठा है। सोरठा 4 चरण 11-13 मात्राएं होती हैं। दोहा के विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा के प्रथम एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में दूसरे और चौथे चरण के आरंभ में जगण नहीं होता। पहले और तीसरे चरणों के अंत में लघु होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। न पढ़ने वाले कवि का क्या नाम है? सुंदर दास जी है। ठीक है, सुंदर दास अष्टछाप के कवि न होकर संत परंपरा के कवि हैं। ये संत दादू दयाल के शिष्य थे। संत परंपरा में सबसे अधिक शिक्षित थे। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग नाम से पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित की गई है। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, सभी वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, सभी गोस्वामी विट्ठल नाथ के ये शिष्य हैं। ये विट्ठल नाथ के सभी शिष्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,